हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई हब में। और आज हम 8th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर 8th क्लास में तो काफी बेसिक चैप्टर है, थियोरेटिकल है, कोई ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स है नहीं, पर 9th क्लास के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th क्लास में इसी की कंटिन्यूटी में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे काफी मैथमेटिक्स आएगी फिजिक्स में। तो इसलिए आपको आज ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं बिना रट्टे मारे, ताकि आपको 9th क्लास में मुश्किल ना हो। और फिजिक्स में कभी रट्टे मारने का ट्राई मत करना, क्योंकि ये चीजें केमिस्ट्री और बायोलॉजी में चल जाएंगी पर फिजिक्स में नहीं चलेंगी। फिजिक्स में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते टाइम अटक जाओगे, इसलिए याद रखना कि यूट्यूब वाले भैया ने कहा था कि फिजिक्स में रट्टे नहीं मारने, वरना बाद में कहोगे कि यूट्यूब वाले भैया ने बताया नहीं और हमारे क्वेश्चन तो हुए नहीं। इसलिए जरूर ध्यान रखना कि फिजिक्स के क्वेश्चन में रट्टे ना मारे, जितना हो सके लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल से समझे। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, हम समझते हैं इस चैप्टर का सिलेबस क्या क्या है। इस चैप्टर का सिलेबस छोटा सा ही है, 2 यूनिट्स हैं, वो भी छोटे छोटे, 1-1.5 हफ्ते में हो जाएगा, मतलब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है इस ईयर में, 8th क्लास में क्या सिलेबस है। वैसे तो काफी छोटा सिलेबस है, सिर्फ 2 यूनिट्स है, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स में 3 सब टॉपिक है और प्रेशर में 4, तो इतना कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डिटेल में सिलेबस क्या है, उसके बाद मेरे को आपसे कुछ डिस्कस करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान किया आपको पढ़ाना कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, और जबरदस्ती वाला फोर्स नहीं जो डेली लाइफ में करते हैं दूसरे के साथ, वो वाला फोर्स नहीं, ये अलग वाला फोर्स, ये है साइंस वाला फोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स की साइंटिफिक डेफिनेशन जो मैथमेटिकल फॉर्म में होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये होते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब जैसे हम किसी चीज को फोर्स से तेज कर सकते हैं, किसी चीज को फोर्स से स्लो कर सकते हैं, और किसी चीज को फोर्स से उड़ा सकते हैं, ये वो वाला फोर्स है। और तीसरी चीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मेनली 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे आप मैग्नेट के साथ खेलते हैं तो उन्हें बिना टच करे भी आप एक दूसरे से दूर या पास ला सकते हैं, वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे आपको किसी चीज को धक्का देने के लिए आपको उसको टच करना पड़ता है, तो वो हो गया एक कॉन्टैक्ट फोर्स। और फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का पढ़ेंगे फोर्स के साथ मैथमेटिकल रिलेशन। काफी छोटा सा फॉर्मूला है पर उसी पे न्यूमेरिकल मेल नहीं आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और ये है प्रेशर इन डेली लाइफ। इसका यह मतलब नहीं है कि जो मम्मी आपको सुबह रोज उठने के लिए प्रेशर देती है वो वाला प्रेशर नहीं है कि उठ के बेटा पढ़ ले, या संडे को कहती है कुछ काम कर ले, जो हम नहीं करते। ये है साइंस वाला प्रेशर, जो प्रेशर कुकर में प्रेशर लिखा होता है वो वाला प्रेशर है। और फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है, जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से। और ये है लिक्विड प्रेशर, ये होता है लिक्विड की वजह से। लिक्विड्स क्या होते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ये सब होते हैं लिक्विड्स। आप कभी अपना हाथ या सर बाल्टी में डालोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा प्रेशर लगता है पानी के अंदर सर डाल के, पर सच्ची में अपना सर मत डालेना, फिर पेरेंट्स कहेंगे कि कैसे भैया से पढ़ रहे यूट्यूब पे। तो प्लीज ध्यान रखें, ऐसे कोई हरकत ना करें जिससे दिक्कत हो। स्टार्ट करने हैं अपने मेन टॉपिक जो है कि मोशन, रेस्ट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इन्हें अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो टाइम के साथ, मतलब कोई एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पे जा रहा है। जैसे कि आपको कहीं और जाना है, किसी और सिटी में, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, तो उसके लिए आपको कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में नहीं जा रहे, आप कुछ भी मान लीजिए, आपको कुछ तो रोड ट्रेवल करनी पड़ेगी किसी और शहर में जाने के लिए। तो आपने अपनी पोजीशन ए से बी पे चेंज की, या फिर आप यही समझ लीजिए कि आप होम घर पे हैं और ये है स्कूल। तो आपको होम से स्कूल जाने के लिए कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और वो भी टाइम के साथ, क्योंकि आप अगर घर से निकले 8 बजे और स्कूल पहुंचे 8:15 पे, तो टाइम तो निकला और आपने जगह भी चेंज करी, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि हमने मोशन किया। हम एक जगह नहीं बैठे रहे अपने घर पे, टाइम निकला तो हम अपनी पोजीशन से हिले, इसे बोलते हैं मोशन। और मोशन के काफी तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, रेवोल्यूशनरी मोशन,
और ऑसिलेटरी मोशन वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट यही समझना है कि मोशन होता क्या है। मोशन ये है कि बस हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और कुछ नहीं, वो भी टाइम के साथ। टाइम का बोलना जरूरी है क्योंकि आगे जाके टाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके क्वेश्चंस में। तो हमें हमेशा क्या समझना है कि हमने टाइम के साथ ट्रेवल किया, मतलब टाइम तो बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा, हमने टाइम के साथ अपनी पोजीशन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करी, समझ गए। तो इसके बाद कंसेप्ट आता है रेस्ट का। तो अब हम अपने आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है कि रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होती है? रेस्ट मतलब होता है कि हम उस जगह पे बैठे हुए हैं, चेंज नहीं कर रहे अपनी पोजीशन टाइम के साथ, हम जिद्दी हैं, हम बैठे रहेंगे अपनी पोजीशन पे। चलो घर के एग्जांपल से समझ लेते हैं। संडे को क्या होता है? संडे को सुबह मम्मी क्या कहते हैं कि उठ के कुछ काम कर लो, नहीं, पर हम बैठे रहेंगे, रेस्ट करेंगे पूरा दिन, क्योंकि संडे है, पढ़ाई क्यों करें भाई, है ना, बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम उठे 7 बजे अपने बेड पे और शाम के 7 बज गए, पर हम अपने बेड पे बैठे हुए हैं, हिले नहीं। तो उसे क्या बोला? हम पूरे दिन रेस्ट पोजीशन पे बैठे थे, हमारी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हुई, मतलब टाइम बीत गया पर हम वहीं के वहीं बैठे हैं। कोई भी ऑब्जर्वर देख रहे हैं हमें, मतलब हमारी मम्मी के अकॉर्डिंग हम उसी जगह पे बैठे हैं, नहीं हिले, तो उसे कहते हैं रेस्ट पोजीशन। और ये तो काफी आसान समझ होगा हमारे लिए समझना, ठीक है। तो अब हम और डिस्कस करेंगे मोशन के एग्जाम्पल्स। सबसे जरूरी है मोशन के एग्जाम्पल समझना कि मोशन कब कब होता है। तो भी हमने पहले क्या समझा था कि हम जाते हैं स्कूल से घर, घर से स्कूल। तो अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ए मूविंग कार। कार के ऊपर आपने जनरली देखा होगा एक स्पीडोमीटर होता है जिसमें वो स्पीड इंडिकेट करता है। तो उसका मतलब जब वो 0 से ज्यादा होता है तो उसका मतलब कि कार चल रही है। मतलब अगर कार पोजीशन ए पे है और उसे पोजीशन बी पे जाना है और बीच में है 30 किलोमीटर का डिफरेंस, तो कार को हमें चलाना ही पड़ेगा। ए से बी पे ले जाने के लिए हमें एक्सेलरेटर दबाना ही पड़ेगा, जब भी कार चलेगी। कार जादू से अपने आप तो नहीं जाएगी ना एक जगह से दूसरी जगह, उसे मोशन तो करना ही पड़ेगा उसे अपनी जगह से हिलने के लिए। तो उसे बोलते हैं हम कि कार ने किया मोशन। और कोई भी चीज अपने आप नहीं हिलती, यही फोर्स का यूज है। हमें कोई भी चीज को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, रेस्ट में मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे वैसे तो, पर फोर्स का पहला यूज यही है कि वो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को बदलने में हेल्प करता है। मोशन का तीसरा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है? एक फुटबॉल प्लेयर या कोई भी स्पोर्ट्स का प्लेयर, उसे अपनी कोई भी अगर उसे गोल करना है तो उसे अपनी बॉल को पोजीशन चेंज करनी ही पड़ेगी टाइम के साथ, वरना खड़े खड़े तो गोल नहीं हो जाएगा ना। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमें तीसरी चीज क्या करनी है? ए स्पोर्ट्स प्लेयर, जैसे कि एक फुटबॉलर है, वो गोल पोस्ट ए पे है और उसे बी पे बॉल मारनी है, तो उसे बॉल को ए से बी पे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अगर उसके पास बॉल ए पे है और उसे टाइम के साथ बॉल ले जानी है बी पे, तो उसे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। और हम इसे क्या कहेंगे कि बॉल ने क्या करा? मोशन करा, क्योंकि बॉल पहले कभी यहाँ होगी किसी टाइम पे, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, और फाइनली वो यहाँ पे रेस्ट पे आएगी। तो मतलब पहले बॉल थी रेस्ट पे, फिर बीच में आई मोशन पे, और फिर लास्ट में आई रेस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसकी स्टेट चेंज करी फोर्स के जरिए, लात मार के। और अगर बास्केटबॉल प्लेयर हो तो हाथ से करी, और क्रिकेट बॉल प्लेयर हो तो उसने बैट से मारा बॉल को। तो हर कंडीशन में फोर्स यूज हुआ है उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। ये सबसे समझना जरूरी है हम कि मोशन का कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बॉल की पोजीशन चेंज करनी है, ए से बी पे लाना है हमें बॉल को, तो उसे फोर्स देना ही पड़ेगा, उसे मोशन में लाना ही पड़ेगा। और फोर्स के बिना कभी मोशन या रेस्ट की स्टेट चेंज नहीं होती, ये हमें जरूर समझना है। टाइप्स ऑफ मोशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो इसलिए इसके एग्जांपल्स ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको 9th
11th और 12th तीनों में रिलेटिविटी में काम आएंगे, रिलेटिव मोशन में काम आएंगे, क्योंकि इस पे काफी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको फ्यूचर में और आपको दिक्कत ना हो इसलिए आज ही इसको 8th क्लास में ही समझ के खत्म करिएगा। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि ध्यान से सुने और एग्जाम्पल्स को इमेजिन करें, क्योंकि मैं आपको काफी एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो आप अच्छे से इमेजिन कर पाए। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। 3 तरह के मोशन होते हैं मेनली, उनमें भी सब डिविजन्स हैं पर मेनली 3 तरह के मोशंस होते हैं, ट्रांसलेटरी, सर्कुलेटरी और या सर्कुलर मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेटरी मोशन से। ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जिसमें ना ऑब्जेक्ट घूमता है ना वाइब्रेट करता है, ना मतलब ऑब्जेक्ट चक्कर काटता है ना अपनी पोजीशन पे हिलता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे बड़े एग्जांपल है, एक कार चल रही है हाईवे पे, वो कर रही है ट्रांसलेटरी मोशन। और हमें ध्यान रखनी है बात कि ट्रांसलेटरी मोशन में भी 3 तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड रैंडम मोशन। कर्विलिनियर और सर्कुलर मोशन में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांसलेटरी मोशन का पहला टाइप है रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब क्या है रेक्टिलिनियर मोशन का, कि ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ना इधर ना उधर, ना लेफ्ट ना राइट, ना इधर ना उधर, सिर्फ सीधा चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक कार चल रही है हाईवे पे, बिल्कुल सीधी, ना कहीं घूम रही है, ना चक्कर काट रही है, ना वाइब्रेट कर रही है। अगर आपको कार ले जानी है तो उससे आप चक्कर तो नहीं कटवाएंगे ना एक जगह, सेम जगह पे ही रह जाएंगे, ना उसको सेम जगह पे घुमाएंगे, वाइब्रेटरी मोशन करवाएंगे। अगर आपको कहीं जाना है तो उसे आपको सीधा ही ले जाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और इस 9th क्लास में भी आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलेगी लाइट की, कि मतलब लाइट सिर्फ सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, लाइट कभी घूमती नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइट को दीवार पे मारोगे तो वो वापस आ जाएगी या उसकी शेडो बन जाएगी, ना घूम के वो आगे नहीं चली जाएगी आवाज की तरह। तो उससे हम क्या बोलते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वहां पे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से उसका मतलब यही है कि वो सीधी डायरेक्शन में चल रही है, ना लेफ्ट ना राइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, दूसरी टाइप जिसे हम बोल सकते हैं कर्विलिनियर मोशन। ये मोशन तो लड़के काफी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हम सब क्रिकेट देखते हैं। तो क्रिकेटर में बॉलर बैट्समैन को कैसे बॉल मारता है, सीधी या नीचे जाती हुई। कैसा मोशन करती है बॉल, बॉल ऐसा मोशन करती है। रेक्टिलिनियर में मोशन होता है ऐसा, और कर्विलिनियर में होता है ऐसा कर्व्ड पाथ का। कर्व्ड पाथ कैसे भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, पर जनरली मतलब एक बॉल आप इमेजिन करिए फेंक रहे हैं आप, बैट्समैन के सर पे तो नहीं मारेंगे ना सीधी बॉल, बॉल नीचे ही जाएगी उसके पैरों पे। पर आपकी हाइट, आप बॉल कहां से फेंकते हैं, यहाँ से, तो बॉल कैसे जाएगी, नीचे। तो उसे बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। और तीसरा टाइप आता है रैंडम मोशन। कभी ना कभी तो आपके पीछे कुत्ता पड़ा ही होगा, तो कैसे भागते हैं आप, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। आपको भी नहीं पता आप कहाँ जाते हैं, आप मन में गाना गा रहे होते हैं, मैं इधर चला मैं उधर चला, पर हमें नहीं पता हम किधर जा रहे हैं। या फिर आपने देखा होगा कभी एक डियर के पीछे अगर एक टाइगर पड़ा हो तो डियर कैसा पाथ फॉलो करता है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। और एक और एग्जांपल भी आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कभी मक्खी मारने का ट्राई करेगा, मक्खी किधर, आप मक्खी को उधर मारेंगे तो उधर जाएगी, इधर उधर इधर उधर, आप मार नहीं पाएंगे। पर तो वो कौन सा मोशन करती है, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन के 3 एग्जांपल क्या हुए, कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा, आपको पता नहीं आपको कैसे भागना है। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि एक टाइगर एक डियर के पीछे भाग रहा है तो डियर जिगजैग मोशन कर रहा है। और तीसरा एग्जांपल हो सकता है कि आप एक मक्खी मारने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन के तीनों टाइप्स हो गए, जिसमें है रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और रैंडम मोशन। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी काफी इंपॉर्टेंट मोशन है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम अपना रिलेटिविटी वाला कंसेप्ट समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम सेकंड टाइप ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ मोशन है हमारा सर्कुलेटरी मोशन।
सर्कुलेटरी मोशन के नाम में ही है कि बॉडी सर्कल की शेप में चक्कर काट रही है या सर्कल की शेप में अपनी एक्सिस पे घूम रही है। तो उसी बेसिस पे उसके दो टाइप्स बनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उन्हें। इसका फर्स्ट टाइप होता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में बॉडी अपनी ही एक्सिस के अलाउंग घूमती है। एक्सिस वर्ड आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए उसको एग्जांपल से समझते हैं। कभी आपने पंखा घूमता हुआ देखा ही होगा अपने घर पे हमेशा, तो कभी पंखा एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं चला जाता ना अपने आप, वो अपने बीच वाले पार्ट के चारों लॉन्ग उसके ब्लेड्स घूमते ही रहते हैं कुछ इस तरह से। यह उसका बीच वाला पार्ट ये रहा और उसके तीन फैंस या तीन ब्लेड्स, फैंस नहीं, तो वो एक डायरेक्शन में चक्कर काटते रहते हैं। फैन कभी खुद नहीं डिस्प्लेस होता अपनी जगह से। कभी आपको लगा हो ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज अपने फैंस चेक करवाइए, दिक्कत हो सकती है। और इसका सेकंड एग्जांपल हो सकता है मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ ए कार। कार के व्हील्स भी सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, स्पेसिफिकली रोटेटरी मोशन करते हैं, पर वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहे होते हैं क्योंकि कार भी रोड के अलोंग चल रही होती है। तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कार का, जो हमने भी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। प्लस उसके व्हील्स क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन, क्योंकि व्हील्स भी तो घूमेंगे जब भी तो कार आगे बढ़ेगी। तो कार कौन से मोशन कर रही होती है, रेक्टिलिनियर, और उसके व्हील्स सर्कुलर मोशन। पर इसका तीसरा एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जांपल जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसलिए है क्योंकि ये आपके रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट में समझ आएगा आपको। हमारी अर्थ 23.5 डिग्रीज पे झुकी हुई है, मतलब हमारी अर्थ सीधी नहीं है, थोड़ी इंक्लाइंड है 23.5 डिग्रीज पे। और हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। जब भी तो हमारा सन ईस्ट की तरफ से निकलता है, क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है। और मैं आपको इसकी स्पीड बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि रोटेट करने की स्पीड कितनी ज्यादा है। रोटेट करने की स्पीड ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर पर आवर की है, काफी ज्यादा स्पीड है ये। अगर हम अर्थली बेसिस पे चेक करें तो हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चलती है मैक्स, मतलब अंदर गलियों में। और बाहर हाईवेज पे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, उससे ज्यादा कोई गाड़ी नहीं चलाता हमारे यहाँ पे। और एयरप्लेन भी मैक्स टू मैक्स 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होते हैं। तो इसके बाद आता है इसका सेकंड टाइप, जो है रेवोल्यूशनरी मोशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मोशन है। इसका तो एक ही एग्जांपल काफी रहेगा समझाने के लिए आपको, और वो है रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। हमारे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। रेवोल्यूशन का एक्चुअल मतलब आप समझते हैं कि मतलब एक रेवोल्यूशन पूरा कर रहा, उसका मतलब कि अगर अर्थ इस पॉइंट पे थी तो एक साल बाद, जो कि होते हैं 365 डेज, मतलब आपका बर्थडे का मतलब एक्चुअल मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे अर्थ उस टाइम थी जब आप पैदा हुए थे, एक साल बाद उसी पे वापस आ जाएगी। जो हम हो रहे कर रहे होते हैं बर्थडे पे, उसका मतलब ये होता है कि अर्थ ने एक चक्कर काट लिया। उसका मतलब एक्चुअल मतलब ये है कि अर्थ वापस अपनी जगह पे आ गई एक साल बाद।
और ऐसा ही चलता रहता है हमेशा, और सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। मैं आपको अर्थ के रेवोल्यूशन की स्पीड बता देता हूँ कितनी है। वो है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये पर सेकेंड है, मतलब कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। काफी ज्यादा स्पीड है ये। नॉर्मल अर्थ पे इतनी ज्यादा कोई स्पीड अटेन कर नहीं सकता, मतलब ह्यूमन बींग्स इतनी स्पीड अटेन नहीं कर सकते जनरली, बिना कुछ हाई टेक के। मतलब नॉर्मल में इतनी स्पीड कभी हम अटेन नहीं कर सकते। हमारी रॉकेट्स भी आई गेस इतनी स्पीड के नहीं होते। मैक्स टू मैक्स अभी हमने जो स्पीड अचीव करी है वो है 13 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास की स्पीड है, वो भी अर्थ पे नहीं, आउटर स्पेस में है, क्योंकि अर्थ पे इतनी स्पीड अटेन करना बहुत मुश्किल है बिना किसी चीज को डैमेज करे। अब हम अपने तीसरे टाइप ऑफ मोशन पे आ गए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मोशन है, पर इसके कोई मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी और कंसेप्ट बेस्ड और एक एग्जांपल लेके आपको समझ आ जाएगा कि वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है। वाइब्रेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन अराउंड ए मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एक पॉइंट के अलाउंग एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। इसका सबसे मेन एग्जांपल होता है पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। जो घर में घड़ी लगी होती है उस पर एक पेंडुलम लगा होता है, वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर तो वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है एक मीन पोजीशन के अलाउंग। इसकी मीन पोजीशन इस टाइम क्या हो जाएगी? ये बीच वाली, जहां पे अगर उसको आप टांग दोगे तो वो वहीं रहेगा, बिना फोर्स लगाए वो कभी इस पोजीशन पे नहीं जाएगा या इस पोजीशन पे नहीं जाएगा। वो चक्कर काटे, इसलिए हम सेल लगाते हैं जो उसको केमिकल एनर्जी देता है। तो इसका एक और एग्जांपल थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आप एक धागा लीजिए और उसके अलाउंग एक पत्थर लगा दीजिए एंड पे, और उसको पुश करिए ऐसे, तो पत्थर पहले ऐसे जाएगा, फिर वापस यहाँ पे, फिर ऐसे यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, और कुछ देर बाद वो मोशन करना बंद कर देगा और अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। मीन पोजीशन वो होती है जहाँ पे वो जब मोशन करना बंद कर देता है उसे बोलते हैं मीन पोजीशन, या बिना एनर्जी दिए जहां वो रहता है या बिना फोर्स लगाए जहां वो रहता है उसे बोलते हैं मीन पोजीशन। तो इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको दीजिए नाम सी, ये होता है ए और ये बी। इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे वो मैक्स सबसे ऊपर तक गया है उसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और जितना टाइम इसने पहले यहाँ पे जाके, यहाँ फिर नीचे आके, फिर ऊपर जाके, फिर वापस नीचे आके मीन पोजीशन पे आने में टाइम लिया उसे बोलते हैं हम टाइम पीरियड। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना डिस्टेंस एक्चुअल में टाइम पीरियड हुआ। पहले अगर इसको आप ए मान लीजिए इस डिस्टेंस को, तो ये हुआ एक बारी, फिर वापस तो 2 हो गया 2a, फिर वो वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, मतलब 4a का डिस्टेंस जब उसने कवर किया तो उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। हर चीज का टाइम पीरियड अलग होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो उसके मास पे नहीं डिपेंड करता। मतलब आप कितना भी भारी पत्थर नीचे लगा देंगे, उसका घूमने का टाइम या उसके चक्कर काटने का टाइम, टू एंड फ्रो मोशन करने का टाइम हमेशा सेम रहेगा, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है इसकी लेंथ पे, इसकी लेंथ कितनी है। अगर आप इसे लंबा कर देंगे या कम कर देंगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा वो बात की बात है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिर इतना ही समझ लिया वाइब्रेटरी मोशन में। अब हम अपने तीनों मोशंस पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेटरी, सर्कुलेटरी और वाइब्रेटरी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, और उससे हम समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और उसी से मोशन की नई डेफिनेशन आएगी जो हमारी मेन साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक। तो चलिए अब हम अपना लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं, ये कौन लाया था। ये टॉपिक लाया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सबका नाम सुना हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उस टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस टॉपिक से पूरी दुनिया को हिला दिया था। मतलब पूरी फिजिक्स ही पलट दी थी उसने। मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को सोचते थे उसको तो मतलब बिल्कुल 180 डिग्री ही पलट गया था। जो हम न्यूटोनियन फिजिक्स यूज करते हैं, मतलब जो न्यूटन के लॉज होते हैं, वो तो बिल्कुल ही
इनवैलिड हो गए थे। मतलब न्यूटन के लॉज इतने इनवैलिड नहीं है, अर्थली सिचुएशंस में लग जाते हैं, पर जब हम थोड़ी आउटर स्पेस फिजिक्स करते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही लॉज आते हैं, और ये टॉपिक वहीं से ही आया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिविटी का टॉपिक, या रिलेटिव मोशन। रिलेटिविटी तो अलग ही वर्ड हो जाता है, रिलेटिव मोशन। तो चलिए आप इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आपका दोस्त ट्रेन के बाहर खड़ा है, ठीक है। अभी आप दोनों रेस्ट पे हैं, ट्रेन भी रेस्ट पे है, तो अभी आप एक दूसरे को किस पोजीशन पे देखेंगे? सामने, रेस्ट पे। और थोड़ी देर बाद आपकी ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, तो आपको अपना दोस्त चलता हुआ दिखाई देगा, मतलब पीछे जाते हुए, पर एक्चुअल में तो वो रेस्ट पे है। और आपको वो कैसे दिखाई दे रहा है? चलता हुआ पीछे की तरफ। मतलब आप उसको बाय करेंगे और आप आगे बढ़ देंगे और वो पीछे, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, पर एक्चुअल में वो रेस्ट पे है। अब इमेजिन करिए जो आपके साथ वाला पैसेंजर है वो आपको कैसे देखेगा? उसके अकॉर्डिंग तो आप रेस्ट पे हैं, मतलब आप चल नहीं रहे, आप दोनों सीट्स पे बैठे हैं अपनी, समझे? आप दोनों अपने अकॉर्डिंग रेस्ट पे हैं बिल्कुल। आपके को पैसेंजर के साथ आप बात कर रहे हैं, तो आप भागते हुए बात तो नहीं कर रहे। और इमेजिन करिए आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी ट्रेन चल रही है, सिर्फ बाहर वाले बंदे को पता चल रहा है। अब इमेजिन करिए कि आपको कोई बाहर वाला बंदा देखता है ट्रेन में, आपकी ट्रेन तो चल रही है और वो आपको कैसे देखेगा? आगे जाते हुए, पर आपके पैसेंजर के अकॉर्डिंग आप रेस्ट पे हैं। तो क्या बातें हो गई? आपका पैसेंजर आपको कैसे देख रहा है? रेस्ट पे। और बाहर कोई ट्रेन से, जो ट्रेन में नहीं बैठा, कोई मतलब ऐसे लड़का आपको हाई कर रहा है, तो आप उसको हाई नहीं कर पाएंगे, आप आगे चल दिए जाएंगे, तो आउटसाइडर बोल लेते हैं, क्योंकि वो ट्रेन में नहीं है। तो वो आपको कैसे देखेगा? मोशन पे। तो आप मुझे बताइए कि आप रेस्ट पे हैं या मोशन पे? कैसे डिसाइड करेंगे कि आप रेस्ट पे हैं मोशन में? क्योंकि एक बंदे के अकॉर्डिंग तो आप रेस्ट पे हैं और एक बंदे के अकॉर्डिंग तो आप मोशन में हैं। तो इसे ही बोलते हैं हम रिलेटिविटी की प्रॉब्लम। मतलब हर बंदे का नजरिया अलग होता है आपकी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को देखने का। अब इसका सबसे मेन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़ा अर्थ के रेवोल्यूशन और रोटेशन से लेना देना है उसका। अब इमेजिन करिए संडे को आप घर पे बैठे हैं, आपकी मम्मी कह रही है आप अपने बेड से उठ नहीं रहे और आप आलसी हैं, बिल्कुल बेड पे बैठे हैं फोन लेके, ठीक है, आप रेस्ट पोजीशन पे हैं। पर आपकी मम्मी आपको कहां से देख रही है? आपके घर से, मतलब आपके किचन से आपको देख रही है कि आप बेड पे रेस्ट पे हैं। पर अगर मैं आपकी मम्मी को, या मेरी मम्मी को मान लीजिए, मैं अपनी मम्मी को सन पे भेज दूं, सपोज कीजिए, मतलब कि सन का टेम्परेचर तो वैसे बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर मैं आपको अगर सन पे भेज दूं आपकी मम्मी को, तो आपकी मम्मी को आप कैसे दिखेंगे? अर्थ के साथ 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है। तो अचानक से आपकी मम्मी को क्या लगेगा कि आप तो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। तो इसी हम बोलते हैं रेफरेंस की प्रॉब्लम। मतलब अर्थ पे तो आपकी मम्मी को लग रहा था कि आप रेस्ट पे हैं, पर जब उन्होंने सन पे जाके देखा तो पता चला कि आप मोशन में हैं अर्थ के साथ काफी तेज स्पीड में। तो इसका मतलब तो आप मेहनत कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसे ही हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऐसे हमारी यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि क्या रेस्ट है क्या मोशन में है? अब फॉर एग्जांपल, अर्थ किसका चक्कर काट रही है? सन का। सन किसका चक्कर काट रहा है? मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी किसके साथ कोऑर्डिनेशन में है? अदर गैलेक्सीज के साथ। तो हम तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि क्या रेस्ट में है क्या मोशन में, क्योंकि हर चीज ही मोशन में है। तो यहाँ पे आती है रिलेटिविटी की प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट लाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कौन कहां से देख रहा है कि आप रेस्ट है मोशन में है। तो ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाती है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले टॉपिक से। इसे समझना काफी जरूरी है, क्योंकि 9th 11th 12th में ये टॉपिक काफी यूज होगा। आपके जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी भी आएगी, जहाँ पे यही कंसेप्ट यूज होगा। तो इसलिए इसको अभी समझ लीजिए। इमेजिन करिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ।
कि डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि आप कैसे देख रहे हैं किसी चीज को, और जिस चीज के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझे? तो अब हम अपनी मोशन की फाइनल डेफिनेशन दे देते हैं। मोशन की फाइनल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time it is defined as change of position with time with respect to a stationary object called frame of reference। ये है एक्चुअल में मोशन की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये हम इसलिए नहीं डिस्क्राइब कर पाते मोशन को एब्सोल्यूट मैनर में, क्योंकि हमारे पास सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है, कोई हमारे पास ऐसे कोई सेंटर नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम बता पाए कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। काफी डिस्कस कर लिया हमने, ट्रांसलेटरी मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन काफी अच्छे से डिस्कस करे, तो उनके एग्जांपल्स को इमेजिन करके समझिए। और अगली वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी समझेंगे, और फिर हम 8th का मेन टॉपिक शुरू करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। ये काफी बेसिक टॉपिक्स हैं, ये आपको समझ आ जाने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल साइहब। एंड प्लीज अगर आपको ज्यादा ही पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है साइहब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।